बहुत बहुत शुक्रिया और वहाँ बैठे सभी लोगों को नमस्कार और सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और आपने इस एनडीटीवी युवा अवार्ड्स में बुलाया, इसके लिए एनडीटीवी के तमाम टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ। और आप सब लोगों से बस यही कहना चाहते हैं कि ये देश जो हमारा है सबसे युवा देश है और सबसे प्रदेश युवा जो है हमारा वो बिहार है। लगभग 25 साल के उम्र के नीचे की आबादी जो है 58% है बिहार में। और बिहार जो राज्य है ये ज्ञान और मोक्ष की धरती रही है। और यहाँ लोगों को अगर देखा जाए तो बिहार के लोग जो हैं हर एक फील्ड में, चाहे आईएएस हों, आईपीएस हों, इंजीनियर्स हों, डॉक्टर्स हों, या हर एक फील्ड में जो है बढ़ चढ़ कर के जो है देश के लिए जो है सेवा करने का काम करते हैं, देश के विकास में योगदान करते हैं। और मुझे लगता है कि मैं सबसे युवा लीडर ऑपोजिशन पूरे देश भर में हूँ और बड़ी जिम्मेवारी हमारे कंधे पर है। लगभग 13-14 करोड़ की आवाज़ बनना, उनकी आवाज़ को सदन हो या सड़क हो उस पर उठाना, उनको न्याय दिलाना, ये हम लोगों की जिम्मेवारी है। अगर आप देखें प्रति व्यक्ति आय के मामले में, प्रति व्यक्ति निवेश के मामले में या किसानों के आय के बारे में बिहार जो है पीछे है। मुझे लगता है कि बिहार में बहुत ही स्कोप है बिहार को आगे ले जाने के लिए। उसके लिए एक विजन चाहिए, एक रोड मैप चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है विल पावर चाहिए। ये लैंडलॉक्ड स्टेट है लेकिन हम लोग जो हैं अगर विल पावर मजबूत हो, अगर विजन हो तो हम लोग ज़रूर जो है कामयाब हो सकते हैं। बिहार में बहुत सारी चीज़ें हैं, एग्रो बेस इंडस्ट्री लाया जा सकता है, हर एक चीज़ें की जा सकती हैं। और बिहार में मैंने हर ज़िले जो है कई बार जो है हमने लोगों के पास जा कर के दौरे पर जो है मुलाकात हम लोगों ने किया है। और सबसे बड़ी जो समस्या जो है मेरे ख्याल से सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में वो नौजवानों को लेकर के बेरोज़गारी जो है सबसे बड़ा दुश्मन है। कोविड से पहले सबसे पहले देश भर में हमने बेरोज़गारी हटाओ यात्रा की शुरुआत की थी। और उस दौरान में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब बिहार का चुनाव हुआ कोविड के बाद, तो हमने वादा किया था उस चुनाव में कि 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी जो है हम लोग देंगे। और जब हम सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में बने तो 17 महीने की जो सरकार रही, हम लोगों ने 5 लाख, देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी राज्य सरकार ने 5 लाख नौकरी जो है एक साथ जो है नियुक्ति पत्र लोगों को देने का काम किया। 3.5 लाख नौकरियां जो हैं प्रक्रियाधीन हम लोगों ने कराया। आईटी पॉलिसी पहली बार बिहार में बना, स्पोर्ट्स पॉलिसी पहली बार बिहार में बना, टूरिज़्म पॉलिसी पहली बार बिहार में बना। और लगभग बिहार में टूरिज़्म में कोविड के बाद 8 से 9 करोड़ जो पर्यटक जो हैं वो बिहार जो हैं आए। 50,000 करोड़ का निवेश जो है हम लोगों ने लाने का काम किया। तो काम तो जिम्मेवारी बड़ी है लेकिन यहाँ नौजवान हैं, सब लोग जो हैं युवा हैं और युवा जो है वही देश का भविष्य है। और हम सब लोगों को बेरोज़गारी से लड़ने की ज़रूरत है, लोगों को अच्छी शिक्षा देने की ज़रूरत है। एक प्लेटफॉर्म जो है युवाओं को मिलना चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे खेल कूद का क्षेत्र हो, राजनीति हो या पढ़ाई लिखाई हो, कला संस्कृति हो। सभी लोगों को एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की ज़रूरत है क्योंकि बिहार के लोग, बिहार के युवा प्रतिभाशाली हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि कहीं भी अगर इनको प्लेटफॉर्म और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले तो देश का नाम ऊंचा कर सकते हैं।
तेजस्वी, और मैं आपको बताना चाहूँगा। जी जी जी, बताया जाए। जी, यहाँ पर युवा हैं और वो लोग भी आपसे सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ सवाल पूछ लेती हूँ, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से आप पूरे बिहार के दौरे पर हैं। लगभग हर जिला घूम चुके हैं। 2020 से 2025, क्योंकि 6 महीने में चुनाव होने वाला है, क्या बदला है बिहार में? देखिए, बिहार में हमारे जो चाचा मुख्यमंत्री हैं वो तो कह रहे हैं 10 साल में दुनिया ही खत्म हो जाएगी। अभी तो बजट सत्र चल रहा है, उन्होंने कहा कि मोबाइल, ऑनलाइन, लैपटॉप के चक्कर में दुनिया जो है 10 साल में ख़त्म हो जाएगी। देखिए, यही फ़र्क है। मैं उनका सम्मान करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन उम्र इस दौर पे है जहाँ मुझे लगता है कि अब वो बिहार चलाने लायक नहीं है। और आप जानती हैं कि 25 साल के नीचे की आबादी जो हमारे प्रदेश में है वो 58% है। तो मुझे लगता है कि युवाओं को जो है रिप्रेजेंट करना चाहिए, युवाओं के हाथों में जो है बिहार मिलना चाहिए। और आजकल जो भविष्य जो है वो AI का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना होगा। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से बिहार में युवाओं को हम लोगों ने अपॉर्चुनिटी दी, आज जो हम लोगों ने रेखा जो खींची है, आज उसी लाइन पे जो है सभी लोग जो है बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मुद्दे पे बात होनी चाहिए। और बिहार जो है इस बार जो है बदलाव चाहता है। आपको भी पता है कि सरकार कोई गाड़ी 15 साल से ज़्यादा अनुमति नहीं देती है चलाने के लिए, क्योंकि गाड़ी जो है खटारा हो जाती है, प्रदूषण करता है। कहीं बीच रास्ते चले तो टायर पंचर हो जाए या बंद हो जाए। तो सरकार अगर 20 साल तक अगर चले तो उसकी भी स्थिति जो है खटारा गाड़ी जैसी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि बदलाव होते रहना चाहिए। तो 2020 में आपने कहा था कि नीतीश कुमार थक गए हैं। मुझे याद है जब आप पॉलिटिकल कैंपेन कर रहे थे तो एक दिन में आप 10-12 रैलीज करते थे, इधर से उधर भागते रहते थे। तो 2020 में अगर नीतीश कुमार थके हुए हैं तो 2025 में नीतीश कुमार ठीक हैं? अब ये तो जनता पे छोड़ दीजिए, उनको आकलन करने दीजिए। लेकिन हमें तो लगता है कि वो थके हुए मुख्यमंत्री हैं। जिस हिसाब से क्राइम का ग्राफ बिहार में बढ़ रहा है, करप्शन की बात है या बेरोजगारी की बात है या गरीबी की बात, पलायन की बात, आज भी बिहार वही है, सबसे पीछे है, अव्वल राज्यों में आ नहीं पाए। आप देखिएगा चंद्रबाबू नायडू जो हैं स्पेशल पैकेज लेके 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा वो आंध्र प्रदेश लेके गए, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जो है नीति आयोग के बैठक में भी नहीं जाते, इंडस्ट्रियलिस्ट से नहीं मिलते हैं। यहाँ जो इन्वेस्टमेंट करने जो निवेशक जो आते हैं वो पटना में उनसे नहीं मिलते हैं। और लोग जिनेवा जाते हैं और जगह के चीफ मिनिस्टर डावोस जाते हैं, निवेश लेकर के आते हैं, लेकिन बिहार में आपने ऐसा नहीं देखा होगा। और हर मामले में जो है चुप्पी और एक ही टेप रिकॉर्डर, हर चीज़ का दोष जो है 2005 से पहले का वो देते हैं। मुझे लगता है अपने 20 साल के कार्यकाल के बारे में बात करनी चाहिए, बिहार के फ्यूचर के बारे में बात करना चाहिए। क्या उनका रोड मैप है, विजन है, इसके बारे में आपने उनको सुना नहीं होगा। और मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि उनकी ऐसी स्थिति है, मैं कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं कर रहा, हमारा उम्र बहुत ही उनसे छोटा है, उनका सम्मान है, लेकिन उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर 2 हैं, उनका नाम भी उनको नहीं पता होगा। अगर पूछा जाए रैंडमली या पूरे कैबिनेट में किसी मिनिस्टर का नाम बता दें, तो ये स्थिति जो है आज के दिनों है। तो मुझे लगता है कि इस बार बिहार की जनता जो है सही से मूल्यांकन करेगी
और सबसे युवा प्रदेश है, और मुझे लगता है कि इस बार बिहार जो है युवाओं के हाथों में जो है बिहार सौंपने का काम करेगी। जी तेजस्वी, एक सवाल ये है कि इंडिया ब्लॉक पर चर्चा हो रही है। 2024 में इंडिया ब्लॉक का जो परफॉर्मेंस रहा, उसके बाद से 3 असेंबली इलेक्शंस हुए, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली। तीनों में ये कहा जाता है कि कांग्रेस एक वीकलिंग है। 2020 का चुनाव देखा जाए तो शायद आपकी सत्ता आ जाती अगर कांग्रेस भी ठीक से परफॉर्म करती तो इस बार आप कांग्रेस की भूमिका क्या देखते हैं अपने अलायंस के साथ? नहीं, देखिए, कांग्रेस से हमारा पुराना अलायंस है, हमारे पुराने पार्टनर हैं, और जब चुनाव लड़ते हैं अलायंस में तो सब साथ मिलकर के चलते हैं। और 2020 का भी चुनाव हम लोगों ने मजबूती के साथ लड़ा था, और हम लोगों ने तो लगभग सरकारी बना दिया था। आपको भी पता है कि 4 बजे शाम में काउंटिंग रोक दी गई थी, तब तक हम लोग लीड कर रहे थे, और फिर काउंटिंग जो शुरू है 12 बजे रात में की गई, और हम लोग सत्ता से केवल 7 सीट ही जो है दूर रह गए, और दोनों अलायंस में मात्र डिफरेंस जो था 12,000 वोट्स का ही था। तो इस बार हम लोग फिर से मजबूती के साथ लड़ेंगे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। हम लोग जो है मुद्दे की बात करने वाले लोग हैं, और हम लोगों ने 17 महीने जो सरकार चलाया। जी तेजस्वी, निशांत कुमार की बात हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं। जदयू से भी आवाज उठ रही है कि उनको बड़ी भूमिका मिले, उनको बड़ा रोल मिले। आपको लगता है कि 2025 का चुनाव तेजस्वी बनाम निशांत कुमार हो सकता है? अब देखिए, ये तो नीतीश जी से ही पूछना चाहिए ये सवाल, या निशांत जी से ही ये सवाल पूछना चाहिए। हम तो कोई होते नहीं हैं उनके दल में या परिवार में हस्तक्षेप करने वाले। ये निर्णय उन लोगों का ही होगा। लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी युवा है राजनीति में एकदम आना चाहिए। आजकल माहौल ऐसा बना दिया गया है मारिया जी की राजनीति बड़ी गंदी चीज़ है। राजनेता जो हैं उनके इमेज को लेकर के बात की जाती है, लेकिन हर 5 साल बाद हर नेताओं को जो है जनता के बीच लोग जाते हैं, उनका हर घड़ी जो है आकलन किया जाता है, एनालिसिस होता है, उनके परफॉर्मेंस को रेट किया जाता है, तब जनता जो है चुन के भेजती है या तो हराती है। तो मेरे ख्याल से युवाओं को पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग में आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। मुझे लगता है कि बाहर बैठ के कमेंट करना लोगों के लिए बहुत आसान है, बट इट्स अ 24 आवर जॉब। हम पहले क्रिकेट भी खेल चुके हैं, अब राजनीति में भी आए हैं, और दोनों आप जानते हैं कि अब जिस हिसाब से राजनीति भी है वो 2020 हो गया। आपको 24 आवर्स जो है आपको अवेयर होना होता है, जागरूक रहना पड़ता है, एक्टिव रहना पड़ता है, और ये बड़ी जिम्मेवारी है। कुछ लोग अगर बाहर से कमेंट करते हैं ये ऐसा है वैसा है, और सब लोगों से अपील है जो नौजवान हैं ज़रूर आए, राजनीति में आए। लोकतंत्र में यही खूबसूरती है, कोई भी आ सकता है और अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करें, और जो शिकायत है उसको खुद से मिलकर के दूर करें। जी, डिलिमिटेशन पे बहुत चर्चा हो रही है तेजस्वी। कुछ दिन पहले स्टालिन ने चेन्नई में बैठक बुलाई, वहां पर बहुत सारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। अगर नॉर्थ स्टेट्स की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश और बिहार को फायदा ही होगा अगर डिलिमिटेशन होगा, लेकिन साउथ का कहना है कि उनको नुकसान होगा। तो आप कैसे देखते हैं इस डिबेट को? अभी क्या नुकसान हो रहा है नॉर्थ स्टेट्स को, मैं वो जानना चाहूंगा पहले। आप ये मानते हैं ये जो डिलिमिटेशन इशू है वो अननेसेसरी है? देखिए, अलग अलग रीजन है, अलग अलग रीजन्स की अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग उनका पक्ष है,
और कोई भी अगर नेता अगर या चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इज़ द लीडर ऑफ द स्टेट, अगर अपने स्टेट को लेकर के अगर अपने पक्ष को रख रहा है तो इसमें बुराई नहीं है, लोकतंत्र है। और यही खूबसूरती है हमारी डेमोक्रेसी की, डाइवर्सिटी जो है यही हमारी खूबसूरती है। हम अनेकता में ही एकता है, और इस पर तो अपने बात को रखने का हर किसी को अधिकार है, और अपने स्टेट को देखते हुए उन्होंने अपनी बात को रखा है, तो हम लोगों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए अगर कोई भी अपने राज्य की बात को रख रहा है, क्योंकि हमारा देश तो एक है, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी हो या गुजरात से आपका नागालैंड हो, सब लोगों को अपना अधिकार है। और मुझे लगता है कि ये चर्चा का विषय है और इस पे चर्चा होनी चाहिए, और जो मैंडेट के साथ जो पास हो उसका समर्थन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। जी तेजस्वी, अब जो यहाँ पर युवा जुड़े हुए हैं वो सवाल पूछेंगे। अगर माइक अपने बारे में कुछ बताइए और उसके बाद सवाल पूछिए। माइक इधर। नमस्कार सर, मेरा नाम मयंक है और आज क्योंकि हम एनडीटीवी युवा कॉन्क्लेव के 6th एडिशन में हैं, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आने वाले बिहार चुनाव में युवाओं के लिए एक वो कौन सा मुद्दा रहेगा जिसके ऊपर आप और आपकी पार्टी, आपके दल सबसे ज़्यादा कैंपेनिंग करेंगे, फोकस करेंगे? युवाओं को अट्रैक्ट करने के लिए कौन सा वो सबसे एक मुद्दा रहेगा? बिहार को स्पेसिफिकली अगर हम टारगेट करें, चाहे वो हम नॉर्दर्न बिहार देखें या सदर्न बिहार देखें, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, तो इन शॉर्ट वो कौन सा एक मुद्दा रहेगा जिसके ऊपर आप और आपकी पार्टी सबसे ज़्यादा फोकस करेगी आने वाले चुनाव में? थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल को लेकर के। और आपको पता है 20 के चुनाव में हमारा एजेंडा था बेरोज़गारी हटाने का, 10 लाख नौकरी का, और पूरे बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बेरोज़गारी जो है सबसे बड़ा इशू है। लोग इससे सफ़र कर रहे हैं, ग्रेजुएट होकर के भी जो है उनके पास रोज़गार नहीं है। तो मुझे लगता है बेरोज़गारी तो रहेगा ही रहेगा। साथ में कुछ दिन पहले हमने युवा चौपाल किया था, उसमें हम लोगों ने अनाउंस भी किया था डोमिसाइल नीति लाने का, स्थानीय नीति को लागू करने का। और जो भी लोग अगर सरकारी वैकेंसी के लिए फॉर्म भरते हैं तो उसमें फ़ीस होता है 500 से लेकर के, और ट्रैवल का भी खर्चा होता है। तो हमने कहा है कि जो भी फ़ीस होगा फॉर्म का वो माफ़ किया जाएगा, और जो भी सेंटर से परीक्षा देने लोग जो जाएंगे या घर वापस लौटेंगे उनका आने जाने का जो है किराया वो माफ़ किया जाएगा। युवा आयोग का गठन जो है बिहार में हम लोग करेंगे, और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन छात्र छात्राओं को मिले, कोई भी खाली रिक्त पद ना रहे, सभी पदों को जो है बढ़ा जाए, चाहे प्रोफेसर्स हों या टीचर्स हों। और सबसे बड़ी इशू जो है इंडस्ट्री को लाने का, हमारा बड़ा मन है SEZ हो, IT पार्क हो, या डेटा सेंटर्स जो हों, वो एक IT हब बिहार बने, एजुकेशनल हब बने। आप जानते हैं कोटा लोग जाते हैं, बिहार में क्यों नहीं हो सकता? वहाँ पढ़ने वाले बिहारी, पढ़ाने वाले बिहारी, खाना बनाने वाले बिहारी, गार्ड बिहारी, सब कुछ जो है बिहार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ है, तो वी कैन गिव इट इन बिहार ऑल्सो। और आगे बढ़ते हैं। बिहार से इतने ज़्यादा जो है जी। एक और सवाल यहाँ पर, अपने बारे में बताइए। नमस्कार, मेरा नाम सुनिधि सिंह है। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि आप ग्राउंड लेवल पे जाके, आप युवा नेता है, तो आप ग्राउंड लेवल पे जाके क्या मतलब आपको क्या ऐसे पता चलता है कि युवा क्या चाहते हैं? अभी का जो युवा है, जब आप जाते हैं तो उस समय महिला भी रहती है, बच्चे भी रहते हैं और बुजुर्ग भी रहते हैं और युवा भी रहते हैं, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि जो सबके लिए हो, बेसिक नीड्स जो युवा के लिए भी हो? जैसे अभी के टाइम पे बिहार से बहुत सारे लोग दूसरे स्टेट में या फिर आउट ऑफ इंडिया चले जाते हैं कमाने के लिए, तो ऐसी क्या कमी रह गई बिहार में जो युवा जो है वो बाहर जा रहा है, वो इंडिया में रह के भी मतलब बिहार में रह के भी जो कमा सकता है? ये माइग्रेशन का जो सवाल है ना, जो पलायन होता है तेजस्वी, उसके लिए तो कुछ सोल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि सभी लोग
क्लास देखिए, 10th हो या पलायन 12th किस को लिए हो, होता है, मैं उसके आपको बाद वो बताना छोड़ते हैं। चाहूंगा। मैं सहमत हूँ और मैं सच में कहता हूँ, मुझे बहुत पीड़ा होती है ये देखते हुए। और ये हम पलायन जो है रोक सकते हैं। ज़्यादातर पलायन क्या चीज़ के लिए होता है? शिक्षा को लेकर के, चिकित्सा को लेकर के, रोजी रोजगार को लेकर के। ये 3 अहम चीज़ हैं, यानी बेसिक नीड ऑफ आ सोसाइटी। अगर हम ये 3 चीज़ जो है सही ढंग से हम लोग बिहार के लोगों को प्रोवाइड करें तो काफ़ी हद तक जो है हम लोग जो है पलायन रोक सकते हैं। अभी सवाल पूछा कि कैसे हमें पता चलता है। अभी आपको पता होगा, अभी इसी बिहार दौरे पर जब हम निकले थे तो अचानक से रैंडमली हमने कार रोक करके खेत पे हम गए थे। तो वहाँ एक कुशवाहा परिवार जो था वो खेती बाड़ी कर रहा था, किसान परिवार था। हम जा कर के उनसे इंटरेक्ट कर रहे थे। यू कैन ऑल्सो सी इट इन दी फेसबुक या मेरे सोशल मीडिया पेज पे भी, वो भी रिकॉर्ड हुआ है। तो लोगों का प्रॉब्लम जानना चाहा था, किसानों का। तो साथ में हमने देखा एक बच्ची है उनकी, वो भी खेत में काम कर रही है। तो हमने पूछा कि आप पढ़ाई कर रही है, नहीं कर रही? तो बोलती हाँ भैया, हम पढ़ाई कर तो रहे, लेकिन मदद के लिए, योगदान के लिए जो है हम अपने माता पिता के साथ जो है अपने परिवार को भी खेतों में सहयोग करते हैं। तो बोले क्या पढ़ना चाहती हो, आगे क्या करना चाहती हो? तो बड़ी अच्छी बात उस बच्ची ने कहा था कि भैया हमारे स्कूल में कंप्यूटर है, लेकिन कंप्यूटर पढ़ाने वाला कोई नहीं है, और जब से कंप्यूटर है तब से ऐसे ही हैं, पता नहीं कब आखिरी बार चालू हुआ होगा। तो मुझे कंप्यूटर पे पढ़ाई करना है। तो लोगों से जब आप इंटरेक्ट करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, बात करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। फिर अगले दिन जो है हम खुद जा कर के उस बच्ची को जो है हमने जो है लैपटॉप जो है दिया है। तो अगर आप जो लीडर, जो पॉलिटिशियंस हैं और जो हमारे मास हैं, जो जनता है, अगर आप दीवार ना बनाएं, अगर आप उनके बीच जाएं, उनकी सुने, तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक जो है ग्रास रूट प्रॉब्लम्स जो है पता चलता है। आप ऐसे ही, हम रैंडमली घूम रहे थे तो एक पासी समाज के लोग, जो ताड़ी उनके पूरे व्यवसाय है, वो उससे जो है परेशान हैं। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों से मिलना होता है। युवा खास तौर पे डोमिसाइल की बात करते हैं। वो लोग चाहते हैं कि बिहार के लोगों को बिहार में जो है नौकरी मिले। तो इसलिए जो है आप इंटरेक्ट कीजिएगा लोगों के साथ, लोगों के बीच जाइएगा, तो काफ़ी हद तक जो है सॉल्यूशन जो है वो वही पता जो मैंने आपके बारे में कहा वो एकदम सही है। आप वाकई में जमीनी नेता हैं, आपको जमीन की पकड़ है। एक और सवाल है यहाँ पर, आप पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था, लाइक मैं चेक कर रहा था, द इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक फोटो है मेरे पास, उसके अंदर दिखा रहा है कि ना बिहार की ग्रोथ 1980 से 1991 तक 5.1 था, ठीक है। फिर आपकी सरकार आती है, लाइक आपके पापा आते हैं, फिर राबड़ी देवी जी आती हैं, आपकी मदर है ना, तब आ रहा है 1992 से 2002 तक बिहार की 0.6 है ग्रोथ, एंड देन चेंज होते हैं। उसके बाद दिखा रहा है 2002 के बाद में आप चेंज होता है, तब फिर से 5.6 ग्रोथ है। ऐसा कैसे सर? और फिर आप अगर आते तो क्या चेंज होगा ऐसा? देखिए, आपने पता नहीं कौन सा डेटा जो है वो पढ़ा है। जब आदरणीय लालू प्रसाद जी जब बिहार के सीएम बने थे 90 में, तो बिहार का कुल बजट जो है केवल 3000 करोड़ था, और 2005 में 28,000 करोड़ हो गया। यानी 9.5 गुना जो है बजट का आंकड़ा जो है लालू जी के दौर में बढ़ा। लालू जी के दौर में जो है 7 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो दिए गए, और वही यूनिवर्सिटीज़ में जो है बिहार के लोग आज भी सबसे ज़्यादा जो है पढ़ाई उसी यूनिवर्सिटीज़ में कर रहे हैं। तो ग्रोथ तो काफ़ी हुआ। पता नहीं आपका आंकड़ा कहाँ से लाए हैं,
लेकिन हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अब ये वक्त नहीं है कि हम जो है आज़ादी के समय के बारे में बात करें, आज़ादी के पहले बात करें, या अंग्रेज़ों के समय की बात करें, या सन 1500 सदी की बात करें। अब दिस इज़ अ राइट टाइम टू टॉक अबाउट द फ्यूचर। आप कैसे जो है बिहार को बदलेंगे, कैसे चेंज लाएंगे। मुझे लगता है कि सबका योगदान होना चाहिए, इसमें मिलजुल करके योगदान लाएं। और जब आप बिहार में आप पलायन रोक दोगे, जब यहाँ नौकरियाँ मिलेंगी लोगों को, जब यहाँ अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा चिकित्सा मिलेगा, तो शिक्षा का जो पैसा खर्च जो होता है दूसरे राज्य में होता है। अभी जो पलायन हो रहा है, तो मेडिकल का जितना खर्चा हो रहा है बाहर हो रहा है, जो नौकरी बाहर कर रहे हैं खर्च बाहर कर रहे हैं। तो जब ये सब पलायन जब रुकेगा तो खर्च भी हमारे बिहार में ही करेंगे, उससे भी रेवेन्यू जो है हम लोग जो है काफ़ी हद तक जो है जनरेट करेंगे और डेवलप कर सकते हैं। और हमारा जो बिहार जो है एग्रीकल्चर पे जो है निर्भर करता है, लगभग 70% जो है बिहार जो है एग्रीकल्चर पे हमारा लैंड है। और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ला करके हम जो है काफ़ी डेवलप करेंगे। चाहे फॉक्सनट्स हो, फॉक्सनट्स आप समझते होंगे, मखाना, केला, लीची, मेज़, ऐसे हब हैं जहां आप समझ सकते हैं कि आम हो गया, चावल है, सब चीज़ है यहाँ। अगर यहाँ हम लोग फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स अगर चालू करें तो बहुत जो है बिहार को जो है फ़ायदा होगा। तेजस्वी, मुझे पता है आपको आगे जाना ग्रोथ है, भी आपका काफी कार्यक्रम अच्छा है। एक सवाल यहाँ पर और उसके बाद ये पूरा कॉन्वर्सेशन रैप अप करेंगे। जी पूछिए। जय हिंद सर, मेरा नाम देवाशीष है जी। और मेरा आपसे ये प्रश्न था कि जैसे मोदी सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं, तो उन्हें आप बिहार के दृष्टिकोण से कैसे देखते हैं? क्या वो बिहार के लिए लाभदायी हैं या फिर उसके लिए कोई विशेष नीतियों की जरूरत है? थैंक यू। देखिए, अब आर्थिक नीति तो आप आंकड़े जो हैं आप निकाल सकते हैं, देश के हालात क्या है अर्थव्यवस्था को लेकर के। अब बीजेपी के लोग तो कहते हैं कि देश का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान बनने जा रहा है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में देश जो देश हमारा जो है 150 से भी पीछे है देशों में। भूख मरी में जो आप सोचो कि कितने 80 करोड़ से लेकर के कितने करोड़ों को जो है राशन बांटा जा रहा है। भूखमरी की स्थिति है, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है। तो आर्थिक स्थिति जो है देश की, जो पॉलिसी बिहार में कोई फ़ायदा नहीं बल्कि और नुकसान हो रहा है। बेरोजगारी बिहार में बढ़ी है इन 11 सालों में, महंगाई सबसे ज़्यादा बढ़ी है, आय है नहीं, खर्च बढ़ता जा रहा है लोगों के लिए, पलायन जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो नीति और जो हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रीज भी जो थे, अभी हाल फिलहाल में बेगूसराय में आपका मक्के का अनुसंधान केंद्र था, अनुसंधान केंद्र अभी भी है। अभी शिवराज सिंह चौहान जी ने, भारत सरकार ने एक चिट्ठी लिखा कि उसको भी जो है कर्नाटका लेके जाएंगे। हम लोगों ने आवाज़ उठाया, उसके बाद पार्लियामेंट में जो है शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कहीं नहीं जाएगा, लेकिन वो चिट्ठी दिसंबर का था उनका। तो आप समझ सकते हैं बिहार को जिस हिसाब से सेंट्रल से सहयोग करना चाहिए, या लास्ट जो सप्लीमेंट्री बजट में उन्होंने जो अनाउंस किया था कई हज़ार करोड़ों का, वो अब तक जो है बिहार को मिला नहीं है। कभी भी स्पेशल पैकेज जो है मिला नहीं है। और बिहार जो इलाका है फ्लड और ड्रॉट से, यानी बाढ़ और सुखाड़ से हमेशा परेशान होता है। अभी फ्लड भी आया था, कोई असिस्टेंस जो है केंद्र सरकार से मिला नहीं। हाँ, चुनाव है तो अब नई नई चीज़ें जो हैं वो सुनने का मौका मिलेगा, लेकिन 11 साल से बिहार के लोग जो हैं मोदी जी को जिता रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से बिहार के साथ जो है सौतेला व्यवहार हो रहा है। जी, इस कार्यक्रम का आखिरी सवाल ये होगा तेजस्वी कि आपकी जिंदगी का हम करके दिखाते हैं मोमेंट क्या था?
देखिए, हम जो 5 लाख नौकरी हम लोगों ने दिया, बहुत जब हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, हालांकि चीफ मिनिस्टर नहीं बने थे, और हमारे चाचा ने कहा था 20 में जब हम 10 लाख नौकरी देने की बात कर रहे थे, तो वो कहते थे कहाँ से लाएगा, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा, असंभव है। उन्हीं मुख्यमंत्री के हाथों हमने 5 लाख नियुक्ति पत्र बंटवाया और 3 लाख नौकरियां हमने जो है प्रक्रियाधीन कराई। पढ़ने लिखने वालों को भी नौकरी मिला विदाउट एनी पेपर लीक। हमारे हटने के बाद पेपर लीक, पहले पेपर लीक। और खेलने कूदने वालों को भी स्पोर्ट्स पॉलिसी बना करके 73 ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन थे जिनको हम लोगों ने डीएसपी रैंक तक जो है, जिन्होंने बिहार के लिए, देश के लिए मेडल लाया, उनको जो है हम लोगों ने नौकरी दिया। तो काफ़ी लोग सवाल पूछते थे कि कब दीजिएगा, अब आपकी सरकार बन गई। हालांकि हम तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने थे, लेकिन फिर भी जो है हमारा जो कमिटमेंट है हमने किया। तो मैं कह सकता हूं कि तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती है, लेकिन जुबान कच्ची नहीं है। Tejasvi Yadav, thank you so much for your time here on NDTV, and thank you for addressing the Yuva, and we wish you all the best for the elections which are coming up in Bihar. Thank you so much. Thank you. Hope to see you soon over here.